नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वैशाली में और ईस्ट दिल्ली में क्लिनिक है हमारी। आज हम आपके उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जो आप अपने बच्चे से संबंधित हम लोगों से पूछते रहते हैं या खुद परेशान रहते हैं कि क्या हो गया। उसमें ख़ास बात है, ख़ासतौर से दिल्ली एनसीआर में या और जगह भी एलर्जी, और ये एलर्जी जो सांस पे जब होती है, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और चीज़ें हो जाती हैं, तो ख़ास तौर से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक काफ़ी परेशान होते हैं। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत नाक बहना शुरू हो सकता है, हल्का सा कोल्ड हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, छींकें आ सकती हैं, हल्की खांसी हो सकती है, रात को सोते वक्त घरघराहट वगैरह हो सकती है। ये सारी चीज़ों से शुरुआत होती है। तो देखिए, ये जो एलर्जीज होती हैं, ख़ासतौर से रेस्पिरेटरी एलर्जी, छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस भी हम लोग बोल देते हैं, बड़े बच्चों में ब्रोंकाइटिस बोल देते हैं, सांस की दिक्कत बोलते हैं और सब चीज़ें बोलते हैं। तो ब्रोंकियोलाइटिस जब भी होगा, इसमें वायरल इन्फेक्शन ज़रूरी होता है, कहीं ना कोई वायरस इन्वॉल्व ज़रूर होता है, उसके बाद ही शुरू होता है। तो सिम्टम्स भी उसी तरह के होते हैं जैसे मैं बता रहा था कि आंखों में हल्का सा लाली हो जाना, नाक से पानी आना, हल्का सा कोल्ड होना, खांसी होना, घरघराहट सी आना, इरिटेबल होना, रात को नींद ना आना। वो डिपेंड करता है, ये सारे सिम्टम्स इस पे डिपेंड करते हैं कि इनिशियली कितना जल्दी आपने दवा शुरू की और बच्चे की डायग्नोसिस कितनी जल्दी से हुई है। अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है तो हो सकता है दिन में आपको ना पता लगे। छोटे का मतलब मैं 2 साल तक के बच्चों को ले रहा हूँ। बहुत छोटे बच्चे तो पहले दूसरे दिन भी पेरेंट्स को समझ में आ जाता है, क्योंकि माँ जब दूध पिलाती है तो आवाज़ आने लग जाता है। जब दूध पिलाएंगे तो एक तो बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, बिल्कुल छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ, 8-9 महीने तक की, 6 महीने तक की। तो जब भी दूध पिलाएंगे वो दूध पीना छोड़ देगा, क्योंकि उनकी नाक बंद हो जाती है। दूसरा, दूध पीते पीते माँ बोलेगी डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है इसकी सांस की, और बीच बीच में थक जाता है, दूध पीते पीते भी थक जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं छोटे बच्चों में, तो लेकिन बड़े बच्चे दिन भर खेलते रह सकते हैं, शाम को जाके इस तरह की परेशानियां उनको शुरू होती हैं, और वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि रात में बच्चा सो नहीं पा रहा है, इरिटेबल हो रहा है, घरघराहट आ रही है या उल्टियाँ हो रही हैं। ये सारी स्टेजेस में अगर आपके बच्चे को पहली बार भी हुआ है या बार बार भी हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम आप अपने डॉक्टर को, जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि इसमें कई चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे बच्चे को ऑस्कल्टेट करते हैं, ऑस्कल्टेट करने का मतलब होता है कि जब हम आला लगा करके देखते हैं तो आले से हमें ये पता लग जाता है कि ये जो बच्चे को सांस की दिक्कत हो रही है, घरघराहट आ रही है, खांसी हो रही है, इसमें कहीं निमोनिया तो नहीं है। वो बिना आले के नहीं पता लगेगा। जब तक आप डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, तब तक डॉक्टर को पता नहीं होगा। अब अगर उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है तो क्या किया जाता है? एक्सरे करवा लिया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, वेदर ऐसा है, जैसे कोल्ड वेदर जो होता है, इसमें यहाँ पे पोल्यूटेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप भी जानते हैं PM 2.5, PM 10 और सब चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड, और एरियाज़ में जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ होती है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के घर में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, 3-4 पीढ़ियों तक भी किसी को अगर है प्रॉब्लम, तो ये बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर 3 बच्चे आपके हैं, 2 बच्चे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों बच्चों को हो। ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है, और ये ट्रांसमिशन का रूल अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को हो सकता है कि 2-3 पीढ़ियों में से एक बच्चे को खाली हो। तो ये जब डॉक्टर आपके देखेंगे, जब एनालाइज करेंगे, सारे फैक्ट्स जब देखेंगे, तभी हो सकता है। इसमें ज़रूरी ये है कि आप बच्चे को पोल्यूशन से बचाएं जितना पॉसिबल है। पोल्यूशन के लिए इंडोर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने दरवाजे खिड़कियां नहीं खोलते, खासतौर से जाड़ों के मौसम में, जबकि पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो ये नहीं समझते कि इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और उसको कम करने में आपके 2 ही चीज़ें काम आती है। एक तो जो एयर क्लीनर जो होता है वो होता है, लेकिन मैं उसको बहुत रिकमेंड नहीं करता। प्लांट्स जो होते हैं, जो एंटी पोल्यूशन प्लांट्स हैं, जिसमें एलोवेरा है, आपका मनी प्लांट है, और कुछ प्लांट्स हैं, आप देखेंगे नेट पे बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको, नर्सरी में भी मिल जाएंगे। वो प्लांट्स रखना ज़रूरी होता है। एरिका पाम होता है,
मदर्स टंग प्लांट होता है। तो कई सारे प्लांट्स हैं जिसमें कि वो बहुत यूज़फुल होते हैं और वो इंडोर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो एक तो प्लांट्स लगाने को मैं बहुत राय देता हूँ और वो करना भी चाहिए। दूसरी चीज़ है, थोड़ी सी मेडिकेशन भी शुरू कर लेनी चाहिए इंसान को, वो अपने डॉक्टर की सलाह से कि किस बच्चे को कितना होता है, क्या होता है। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में अगर आप थोड़ा सा एंटी एलर्जिक मेडिकेशन शुरू कर लेते हैं तो बच्चा आपका ज़्यादा बीमार होने से बच जाता है। उसकी वजह क्या है, देखिए आप उसको समझना ज़रूरी बहुत है कि जब ये एलर्जी होती है तो जो सांस की अंदर वाली नली होती है, अंदर वाली जो परत होती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। सूजन हो जाने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो सफ़र करता है। बच्चा जब सांस ले रहा है तो उसको इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और इसी वजह से उसकी सांस की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप ये समझें कि अगर कोई बच्चा 10 केजी का है और उसको एक डिफिनिट मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हमारे आपको है कि हम लोगों को वेट के हिसाब से या एडल्ट हैं तो हमें कुछ रोटी खानी पड़ेगी, चावल सब्जी दाल खानी पड़ेगी, पानी पीना ही पड़ेगा, उसी तरह बच्चे का भी है, ऑक्सीजन भी उसको लेना ही पड़ेगा। तो वो ऑक्सीजन की जब नली पतली हो जाती है तो उतनी ऑक्सीजन के लिए उसको सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, इसीलिए सांस वो ज़्यादा भर लेता है। जब ज़्यादा भर लेता है तो लोग कहते हैं साहब ये पसली इसकी चल गई। जो आपको तेज़ चलने लग जाती पसली, आप देखेंगे तो पसली तेज़ चलेगी। उसी वजह से छोटे बच्चों में आवाज़ भी आने लग जाती है, जिसको आप घर घराहट बोलते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होंगी अगर आप शुरू में अपने डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपके घर में किसी को ऐसी हिस्ट्री है कि उसको नेबुलाइज़र वगैरह देना पड़ता है या ब्रांकोडायलेटर्स देना पड़ता है, एस्थलीन वगैरह चलती है, या स्टेरॉइड्स भी किसी किसी के पेरेंट्स को चला होता है, उनको आइडिया होती है कि भाई स्टेरॉइड्स हमारे घर में चलता है, या हमारे दादाजी को भी सांस फूलती थी या नाना जी को भी फूलती थी, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जल्दी से जल्दी जा कर के अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि बच्चे के मामा की साइड में या दादा की साइड में किसी न किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। रेस्पिरेटरी एलर्जी जब हो रही है तो ये नहीं कि हर आदमी को रेस्पिरेटरी एलर्जी हो। अगर किसी को स्किन पे दाने भी होते हैं या फफोले से पड़ जाते हैं, इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो वो भी एक एलर्जी का ही निशानी है। तो हो सकता है किसी में स्किन एलर्जी रही हो और जो बच्चा है इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं। तो आपको ये सारी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को डिटेल में बताना चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए, डॉक्टर की नज़र में आ जाए, ताकि आगे कभी बच्चा बीमार हो तो उस हिसाब से वो स्टेप्स ले सकते हैं। इसमें आप एक ज़रूर कर सकते हैं बहुत छोटे बच्चों में कि नाक में डालने की दवाएं आती हैं जो सलाइन ड्रॉप्स होती हैं, वो काफ़ी सेफ़ होती हैं। दिन में 2-3 बार छोटे बच्चे में ज़रूर डाल दें। डालने से फ़ायदा ये रहता है कि नाक बच्चे की खुल जाएगी और कम से कम वो दूध वगैरह प्रॉपरली पीता रहेगा। उल्टियाँ कर सकता है रात को, लेकिन अगर बच्चे को आपके होता है, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, अगर ऐसे वेदर में बच्चे को बार बार प्रॉब्लम हो रही है, जो कोल्ड वेदर हो रहा है या चेंजिंग वेदर है अपने देश में, जैसे सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का पीरियड होता है, इसमें किसी बच्चे को चेंजिंग वेदर में हो सकता है, किसी को बिल्कुल ठंड पड़े तब होता है, किसी को कभी होता है। तो ये हर बच्चे का इसका कोई नियम नहीं होता है। जब डॉक्टर देखेंगे तो वो खुद ही आपको समझा देंगे भाई आपके बच्चे में ये चीज़ है, आपको ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए और ये दवाएं लेनी चाहिए। तो अपने डॉक्टर के टच में रहना ऐसे बच्चों के लिए आपको ज़रूरी है। वैक्सीनेशन बच्चों का 6 महीने के बच्चे से शुरू हो जाता है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है, इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू की, जो हर साल लगनी ज़रूरी थी। पहली बार जब 6-7 महीने का बच्चा होता है तो उसको 2 वैक्सीन लगती हैं, उसके बाद एक ही लगती है। 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसको पीडियाट्रिक डोज लगती है, लेकिन 3 साल से बड़े बच्चे को एडल्ट डोज ही दी जाती है। ये वैक्सीन हर साल आती है, नई वैक्सीन आती है और ये कोई कंपनी नहीं लाती। WHO रिकमेंड करता है कि भाई इंडिया के लिए कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कौन से वहाँ पे वायरस पाए जा रहे हैं। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि इस वक्त ये कोविड फैला हुआ है, तो आप देख रहे हैं कोविड के स्ट्रेन्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से हर साल स्ट्रेन्स इसके फ्लू वैक्सीन के भी आते रहते हैं और उस स्ट्रेन के हिसाब से नई वैक्सीन बनाई जाती है। इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं रहती, हर साल चेंज होता रहता है मौसम के हिसाब से।
तो हर साल ये वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे देखिए जब घर से निकलेंगे, एक तो सवेरे सवेरे उनको निकलना होता है घर से बाहर, 6-7 बजे के करीब बस की लाइन में होते हैं, ठीक है। पिछले 2 साल से कोविड के चक्कर में ऑफलाइन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं और इसलिए वो घर बैठे हैं, स्कूल नहीं खुले हुए हैं। लेकिन नॉर्मली बच्चा 6 से 7 के बीच में आपका बस स्टैंड पे होता है, छोटा छोटा बच्चा भी। अब उस वक्त सबसे ज़्यादा ठंड होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में, और उससे इन्फेक्शन होने का डर होता है। दूसरा, बच्चा बस में जब जाता है, बस में एक साथ 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, और क्लास में 30, 40, 50 बच्चे हैं उसकी क्लास की हिसाब से। तो बच्चों को रोज़ ही जब प्रेयर में जाते हैं तो वहाँ 400-500 बच्चे हैं, एक हॉल में खड़े हैं एक साथ, तो उन बच्चों में ये इन्फेक्शन होने का बहुत डर होता है, क्योंकि एक दूसरे का क्रॉस इन्फेक्शन हो जाओ, ख़ास तौर से वायरल इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए जैसे ही ये सिम्टम शुरू होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। छोटी सी एंटी एलर्जिक दवा दे करके भी, जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और अपने से सेल्फ मेडिकेशन ठीक नहीं होता है। तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको राय दे देंगे, उस हिसाब से चलें, और इसमें जितना जल्दी आप कदम उठाएंगे उतना अच्छा होगा। ख़ास तौर से कोविड के वक्त अपना ध्यान रखें, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। थोड़े भी सिम्टम्स हों, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के भी कर लें, बेल बटन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक कर दें वीडियो को, अगर आपको पसंद आई हमारी ये वीडियो तो शेयर करें अपने दोस्तों में, मित्रों में, कॉन्टैक्ट्स में। कोई सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिख दें। हमेशा हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम आपके सवालों का जवाब दें, या अगर कोई ऐसा सवाल आपका है जिस पे हमें लगता है कि इस पर वीडियो बना के बताना ज़्यादा ज़रूरी है, 2-4 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपको वीडियो बना के बता दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें, पेरेंटिंग सीखिए हमारे चैनल से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।